Okay. Assalamu alaikum, everybody. My name is Ravi Kumar Lohana. I am a motivational speaker and corporate trainer. आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर भगवान दास जो हैं टंडोलियार से वास्ता रखते हैं। बहुत ही जो है फेमस डॉक्टर हैं और अल्लाह मियाँ ने इनके हाथ में बहुत बड़ी जो है शफा दी है। इनमें से काफ़ी जो पेशेंट है जिनको बचने का आसरा नहीं था, उन्होंने अल्लाह की मदद से जो है पेशेंट्स को जो है रिकवर किया है। मैंने भी बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस किए हैं। इवन जो है डॉक्टर जो है इनको दुआएं करते, जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर को दुआएं करते हैं और इनकी जो है लंबी जो है उम्र की दुआएं करते हैं पेशेंट। वेलकम डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है सर। थैंक यू रवि कुमार, थैंक यू। ये डॉक्टर साहब हम आपसे जो है क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं कि आज के दौर में जो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज है ये आम होती जा रही है। इसके जो है बड़े में बड़ी जो है आप बताएंगे कि बड़े में बड़ा जो है रीजन क्या है इसका, और हमारा जो है लिविंग स्टाइल ऐसा क्यों हो गया है कि हर दूसरा या तीसरा आदमी जो है हाइपरटेंशन का शिकार है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रवि कुमार साहब, आपने मौका दिया अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए। मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर भगवान दास माली है और मैं वर्किंग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट एट गवर्नमेंट जॉब शहदादपुर एंड प्राइवेट प्रैक्टिस एट टंडवाला यार। तो ये अवेयरनेस के सेशन हम करते रहते हैं और मैं दोबारा भी मेरे भाई और मेरे दोस्त रवि कुमार का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि लोगों में ये आगाही का प्रोग्राम हम करते रहें। बहुत शुक्रिया रवि कुमार। आपका जो सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज हैं और इसकी ये जो बीमारी है ये बढ़ क्यों रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर एक दिल में एक खास प्रेशर है जो दिल पंप जब करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जितना भी खून होता है दिल में वो पुश होता है। पुश होके पूरी बॉडी में जितने भी हमारे अज्जा हैं, जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं, उसको ब्लड मिलता है जैसे वो सरवाइव कर सकें, उनको न्यूट्रिशन मिल सके। तो अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म की इसमें प्रेशर में एक तनाव रखा है कि वो उतना कायम होना चाहिए। जैसे कि मैं मिसाल दे दूँ आपको, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ऊपर वाला जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं 120, और जिसको नीचे वाला डायस्टोलिक कहते हैं वो 80 होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वो हाइपरटेंशन का पेशेंट कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजूहत ये हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही ख़राब हो चुका है। वॉक करना करना, वर्जिश करना करना, और हमारे खाने पीने में जो अज़्ज़ा हैं उसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादा होना, स्पाइसी फूड और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ठीक है। और हमारे जी जो जी। रिकमेंडेशन हमारे पास है वो 20 से 30 मिनट तक वॉक करने की है, वो हम वॉक नहीं करते। तो इस वजह से हमारे जो खून की नालियां हैं, जिसे हम आर्टरीज और कैपिलरीज कहते हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, उनमें ये कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है। उसमें फिर उसकी जो नैरोइंग है उसमें बढ़ती जाती है, वो उसमें जो है जो उनके होल हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से उसमें प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हमारे अंदर जो है वो शुगर का तनाव भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से लाइफस्टाइल का जो है बहुत बड़ा रोल है, जिससे बिल्कुल। हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर वो दोनों कंट्रोल होते हैं, जो हम खो चुके हैं ये लाइफस्टाइल हमारा। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। अच्छा, ये जो है आपने जो लास्ट चीज बताई कि हम खो चुके हैं, क्या ये चीज हमारे पास वापस आ सकती है? क्या हमारी यूथ या हमारे जो बुजुर्गान हैं, क्या वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट प्लान करके, अगर एक्सरसाइज करके, या और भी जो आप रिकमेंड करते हैं, क्या हम वापस आ सकते हैं सर? हम क्या ब्लड प्रेशर से रिकवर हो सकते हैं, या वंस हमें हो गया तो हम जो है दोबारा रिकवर नहीं हो सकते? इसके बारे में सर हमें थोड़ी जानकारी दीजिएगा। रवि कुमार, बिल्कुल हो सकते हैं कि देखें, अब हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम रात को देर तक जागते हैं और ये सोशल मीडिया का दौर है और हम मोबाइल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी नींदें वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं, और रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना, देर से उठना, ठीक है ना। तो उसमें ये हमारा जो डिफरेंस आ जाता है और उसमें हम जो है वॉक नहीं कर पाते, प्रॉपर अपने आप को टाइम
दे नहीं पाते और खाने का हमारे पास शेड्यूल भी नहीं होता। तो सपोज़ हम रात को 1-2 बजे सो रहे हैं और सुबह 12-1 बजे उठ रहे हैं, तो उसमें हम कहाँ वॉक कर पाएँगे? कर ही नहीं पाएँगे और जो हमारा जितना हमारा काम है तो वो रह जाएगा। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें जल्दी रात को सोना चाहिए और अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो है सुबह-सुबह प्रे करके उसके बाद जो है आप वॉक पे चले जाएँ, वॉक करके फिर आके आप अपना नाश्ता करें और उसके बाद जो है बाकी दुनिया के काम आप शुरू करें और फिर जो है रात में जल्दी आप वाइंड अप करके अपना जल्दी सो जाएँ, खाना खा के सो जाएँ। आपका कहने का मकसद ये है कि इस ब्लड प्रेशर को हम वॉक से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज़ नहीं हुआ, जिनको डॉक्टरों ने डायग्नोज़ नहीं किया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम अपनी लाइफ़स्टाइल से और डाइट प्लान से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि हम जो है पहले से 2 से 5 महीने तक हम डाइट कंट्रोल करते हैं और अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है और हुआ भी है। Once you diagnose that hypertensive patient, then you never stop your medication. तो उसके बाद आप डॉक्टर साहब ने आपको अगर डायग्नोज़ कर दिया है कि लेबल कर दिया है कि आप हाइपरटेंसिव के पेशेंट हो, तो फिर आप दवाई बंद नहीं कर सकते अपनी, फिर वो पूरी ज़िंदगी दवाई आपको खानी ही खानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर वंस वो पेशेंट जो है उनका प्रेशर बढ़ जाता है तो मेंटेन रखने के लिए हम जो है टैबलेट देते हैं या आप जो भी चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं वो फॉरएवर चलती हैं लाइफ में। तो जो पेशेंट है वो डरता है कि हम सारी उम्र गोलियाँ कौन खाएगा? ऐसे सर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल रवि कुमार आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर साहब ने उनको डायग्नोज़ कर दिया कि आप हाइपरटेंसिव हो और दवाई आपकी मेडिकेशन शुरू कर दी है आफ्टर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। तो आपने फिर दवाई बंद नहीं करनी है, आपने सारी ज़िंदगी खानी है। लोग क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, फिर दवाई छोड़ देते हैं या फिर दूसरे लोग जो हैं उनको मिसगाइड करते हैं कि आप दवाई के आदी हो जाओगे या आपके गुर्दे खराब हो जाएँगे। तो ऐसी मिसगाइडेंस होती है और फिर वो दवाई छोड़ देते हैं या लोग खुद ही मतलब वो खुद ही डायग्नोज़ कर देते हैं कि अब बीपी मेरा सही है, मैं दवाई छोड़ता हूँ या छोड़ के देखता हूँ क्या होता है। तो उससे उसकी पेचीदगियाँ जो उसके नुकसान आते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने दवाई कभी भी नहीं छोड़नी है, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलना है, जब डॉक्टर आपको फ़ॉलो-अप के लिए कहे, तो आपको जाना है, चेकअप करवाना है, अदरवाइज़ दवाई आप नहीं छोड़ सकते। छोड़ोगे तो नुकसान ही होगा। नुकसान होगा। बिल्कुल, बिल्कुल जो है डॉक्टर साहब जो है हमें सही गाइड कर रहे हैं कि हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। जो भी डॉक्टर जो है अगर हमें बताते हैं, ये हमें शायद इस वजह से लगता है कि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। इस वजह से ही हमने जो है ये प्रोग्राम स्पेशली कंडक्ट करवाया है और डॉक्टर साहब से हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशली आएँ और हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएँ कि जो ब्लड प्रेशर है अगर वो वन्स हो जाता है, आप जो है अपनी वॉक से, डाइट से या अदर जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई करके आप काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर की सुपरविज़न में रहना पड़ेगा। ऐसे ना डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल, और बिल्कुल, ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब से हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि पेशेंट को कैसे लगेगा कि मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो रहा हूँ या मुझे डायबिटीज़ है, उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल किया रवि साहब आपने। देखिए जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये इंसिडेंटली पकड़ा जाता है। पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती, इसीलिए इसका दूसरा नाम है साइलेंट किलर, खामोश कातिल। ये अपने होने की कोई निशानी नहीं छोड़ता। कभी-कभार किसी को सर में दर्द होता है, तो वो ओकेनली जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता है या ऐसे ही बैठे-बैठे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए तो उससे डायग्नोज़ होता है। तो ये अपने होने की कोई निशानी ही नहीं छोड़ता, भले आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो ऊपर वाला है वो 200 पे पहुँच जाए, तो आपको कभी-कभार वो सर में दर्द होगा। तो आपने जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, वो साल में 1 या 2 बार ऐसे ही ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, क्योंकि इसकी कोई निशानी नहीं होती। इसको हम खामोश कातिल कहते हैं, ये अचानक से जाके हमला करता है। मैं दूसरी बात बताता चलूँ कि इसके जो नुकसानात होते हैं, वो सबसे पहले जो जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमें तो पता नहीं लगता कि जो चेक नहीं करवाते, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है और सबसे पहले जो है वो गुर्दे खराब करेगा। गुर्दे खराब करके फिर जो है उसकी पेचीदगियाँ बढ़ती जाएँगी। हार्ट पे आती है, हार्ट अटैक करवाता है, फालिज करवाता है, आँखों की जो छोटी-छोटी कैपिलरीज़ उनको तोड़ देता है, नज़र जो विज़न है वो चली जाती है।
ठीक है, आगे चल के जो है इनके जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, फिर वो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस उसमें चले जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है एक चीज की वजह ना करने की वजह से सारी जो चीजें हो रही हैं। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा डायबिटीज का भी हमें थोड़ा ऐड करके बताएं कि डायबिटीज जिसको ब्लड प्रेशर हो जाता है क्या उसको डायबिटीज हो जाती है, और डायबिटीज है क्या? थोड़ा हमें ये डिफाइन करके सर बताएं। थैंक यू देखें, सर। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ ये है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का बढ़ना, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता, या जो हमारा लबलबा इंसुलिन जनरेट करता है वो नहीं प्रॉपर कर पा रहा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे गुर्दे एक खास मिकदार तक ग्लूकोज को फिल्टर करके रीअब्जॉर्ब करवाते हैं पूरी बॉडी में, और वो बॉडी हमारी यूज करती है एज ए न्यूट्रिएंट या एनर्जी। गुर्दों की भी एक लिमिट होती है, सपोज 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसकी लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर इंसुलिन वहाँ से लबलबे से नहीं निकल रही, तो हमारा ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही बाहर घूमता रहेगा खून में। वो अल्टीमेटली जाके गुर्दों में फंसेगा और गुर्दे उसको फिल्टर करते जाएंगे। एक उसकी, जैसे मैंने आपको लिमिट बताई है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे ज़्यादा वो फिल्टर नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि वो फिर जो है पेशाब के जरिए निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि गुर्दों के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो एक ब्लड में भी वैसे ही ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, फिर वो गुर्दे उसको फिल्टर नहीं कर पाते, फिर पेशाब में भी आती है। तो वो फिर डायग्नोज हो जाता है हाइपर जो ग्लाइसीमिया या डायबिटीज का पेशेंट। शुगर की वजह से क्या होता है कि हमारी जो नालियां हैं जो खून लेके जाती हैं, उसमें फिर जो है कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है। तंगी तो वैसे ही उसमें होती है, फिर जब कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो उसमें प्रेशर और बढ़ेगा। शुगर की वजह से गुर्दे खराब, गुर्दे की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो गुर्दों से कंट्रोल होता है, फिर वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अभी हमारे पास रेशियो ये है कि हर तीसरा बंदा जो है वो डायबिटिक है, और हर तीसरा बंदा वो हाइपरटेंसिव पेशेंट भी है। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब हमारा रेशियो बढ़ा है जो आपने बताया है कि हर तीसरा बंदा हमारे कंट्री में जो है इसका पेशेंट है, ये कितने जो है साल हुए हैं या कितना जो हम पीछे डिकेड जाएंगे, 1 डिकेड या 2 डिकेड या 3 डिकेड, जो इसका रेशियो बढ़ा है? पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है? क्या पहले भी ये ब्लड प्रेशर शुगर हमारे पास था, या अभी जो है हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की आने की वजह से जो है ये चीजें बढ़ी हैं? देखिए, ये तो अब स्टडी होती रहती है हमारे पास, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो अरसा दराज से चलते हुए आ रहे हैं, हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। मगर ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ, ये एक हमने स्टडी हमारे सामने आई थी 2000 में। तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे पास जो है पाकिस्तान में जो है, वैसे तो रेशियो बहुत ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो 50% जो पेशेंट हाइपर टेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के डायग्नोज ही नहीं होते। वो इसलिए कि वो चेक ही नहीं करवाते, या प्रॉपर वो डॉक्टर चेक नहीं करते, या प्रॉपर हमारे पास आलात नहीं है, या प्रॉपर वो सिचुएशन नहीं है जिसमें हम डायग्नोज कर पाएँ। 50% डायग्नोज नहीं होते, बाकी जो 50% है उसमें जो उसके भी जो 50% मतलब 12.5% है वो दवाई डायग्नोज भी हो गए, वो दवाई नहीं लेते। बाकी जो हमारे पास है 12.5%, 12.5% वो दवाई लेते हैं, उनमें से कोई कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारी जो है क्रिटिकल कंडीशन जो आप बता रहे हैं हमारे मुल्क में जो है, एक तो दवाइयाँ कम है, दूसरी अवेयरनेस नहीं है, तीसरी अगर हमें पता चल जाता है तो लोग जो है उसको फॉलो अप नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खाली मामला हमारे साथ है या दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ऐसे लोग करते हैं? पूरी दुनिया में ये मामलात हैं। अगर कनाडा का आप ले लें तो उसमें जो है, जो सिर्फ जितने डायग्नोज्ड हैं और जो दवाई ले रहे हैं और जो वेल कंट्रोल है, वो सिर्फ 16% है, 16%। बहुत ही कम रेशियो है। तो पूरी दुनिया में यही है। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा अपने यंग जनरेशन को कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो रही है, वो साल में 2 या 3 मरतबा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, जिनको ब्लड प्रेशर पहले डायग्नोज नहीं है। और वो अपनी वाक जारी रखें, और जहाँ भी डायग्नोज होता है अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, उनसे वो हिदायत लें। अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो है हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। इसमें एक आपने बताया कि वॉक जो है बहुत सारी जो है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हमारी डाइट प्लान जो है सब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जो है पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो खाने का कल्चर है, जो हम लेट नाइट खाते हैं, तकरीबन 12 बजे के बाद हमारी जो है दावतें शुरू होती हैं,
और जो है वो सारी रात चलती रहती हैं। और अगर हम कंपेयर करें अगर यूएसए या दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, वहाँ पे 7:30 बजे के बाद आपको जो सारे रेस्टोरेंट बंद मिलेंगे। इससे सर जो है हमें थोड़ी डिटेल से बताएं कि रात के खाने से हमें क्या नुकसान होता है, हमारा फूड जो है प्रॉपर डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है, और लेट खाने से जो है हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं। सर इसकी जो है हमें ब्रीफली सर जो है हमें वाज़ेह करके बताएँ सर। थैंक यू। देखिए पूरी दुनिया में यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएँ और अपना नाश्ता अच्छा-सा कर लें। सुबह-सुबह नाश्ता आपको हर घर में जो जितने भी फ़र्द हैं उनको नाश्ता करना चाहिए। हमारे पास अनफॉर्च्युनेटली उसको फ़ॉलो नहीं किया जाता। नाश्ता आप हाँ, खूब करें, दोपहर का खाना नाश्ते से कम करें, रात का खाना जो है दोपहर के खाने से कम करें। पूरी दुनिया में यही शेड्यूल है कि रात का खाना बहुत ही कम खाया जाता है और हमारे पास एशियन में जो है, एशिया के जो लोग हैं वो रात का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, सुबह का खाना खाते नहीं हैं। तो रात को अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि रात को खाना खा के आपने सोना ही होता है और वो फिर वो मेटाबॉलाइज़ नहीं होता, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, फिर वो जाके अंदर जाके बीमारियाँ शुरू करता है। तो आपने रात का खाना बिल्कुल कम खाना है, अपने डाइट में भी ऑयली चीज़ें और सोडियम नमक वाली चीज़ें ये बिल्कुल ही कम इस्तेमाल करनी है। और वॉक जो आपने रा बहुत से लोग ये करते हैं कि हम सर रात का खाना खा के फिर वॉक करते हैं। तो ये वॉक नहीं हुई, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक करनी है और रात का खाना कम खाना है। अच्छा, एक सिस्टम के तहत चलना है, जो हमारा सिस्टम जी, होता है उसके तहत चलना है। पर आप बोल बिल्कुल, रहे हैं कि बिल्कुल। जैसे जैसे मैं जो समझा हूँ आपकी बात को डॉक्टर साहब, जो आप बताना चाह रहे हैं कि हम हमें नेचर के साथ चलना है, जल्दी हमें उठना है और जल्दी जो बिल्कुल, सोना है। लेकिन हमने बिल्कुल। आज जो हमारा लिविंग स्टाइल बिल्कुल जो है चेंज कर लिया है। हाँ ऐसे है जी, डॉक्टर साहब? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने ये एक शिकायत भी सुनी है कि हमारे पेशेंट अक्सर ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर जो हैं, वो अननेसेसरी दवाइयाँ देते हैं, अननेसेसरी रिपोर्टें करवाते हैं और जो है एक चीज़ को दूसरी जगह पे जो है लेके जाते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, जो है डायबिटीज़ नहीं है, उनको हर गुरु जो है पेशेंट जो है करार दे देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? थैंक देखिए, यू सर। ये मैं सबकी बात तो नहीं कर पाता, मतलब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो ऐसा तो नहीं करते। जिनको अगर शुगर नहीं है, तो उनको द शुगर की दवाई क्यों देंगे? हाँ, ये अलबत्ता है जो देखिए पेशेंट का भी कसूर ये है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, दवाई एक लिख दी, सपोज़ मैंने कोई किसी को एक दवाई लिख दी, वो दवाई नहीं खाते और 1 साल के बाद आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ ही नहीं। भाई कैसे होगा? आपका ब्लड प्रेशर आपने दवाई खाई, सर दवाई बस ये जब बढ़ता था, फिर मैं खाता था। तो ऐसे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। फिर वो उसमें पेचीद गया जैसे मैंने बताई वो बढ़ती जाती है, आपके गुर्दे भी खराब होते हैं, आपको शुगर भी हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, फिर तो लाज़मी उसकी दवाई उसको कम करने के लिए देनी पड़ती है। फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये अननेसेसरी दवाई है। देखें, अननेसेसरी दवाई कोई डॉक्टर ऐसे हर-भरू नहीं लिखेगा, मगर पेशेंट की भलाई के लिए हमें डायग्नोज़ करना ज़रूरी होता है कि इनके गुर्दे कितने खराब हुए हैं, शुगर इनको है या बॉर्डर लाइन पे है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मगर वो पेशेंट को वो अननेसेसरी लगती हैं। मैं सबकी बात तो नहीं करता, मैं अच्छे डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं करते। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला कि सारे डॉक्टर जो है एक जैसे नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब एक जो है हमारे मुल्क में बड़े में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है अताई डॉक्टर बहुत हैं। जो है उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, उनको प्रॉपर डायग्नोज नहीं करना आता है और पेशेंट जो है बिल्कुल उनके पास चले जाते हैं। उनके पास या तो इतना जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि आप जैसे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंच सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुल्क में अताई डॉक्टर कितने हैं और जो आपके जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट जो हैं, जो प्रॉपर चीजों को जानते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, वो कितना है सर? कितना परसेंटेज है हमारे पास सर? देखिए थैंक यू सर। कोई एग्ज़ैक्ट रेशियो तो मुझे पता नहीं है, मगर ये है कि हर गाँव में, हर शहर में अताई डॉक्टर तो बहुत हैं, जो भी इंजेक्शन लगाना सीख जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है। तो मैं एक वो पोस्ट भी पढ़ रहा था सुबह के जो सिविल हॉस्पिटल का स्वीपर जो है, वो सुबह अस्पताल की सफाई करता है, शाम में जाके क्लिनिक चलाता है। तो ये अच्छा। हालात हैं हमारे हाँ, ये हालात हैं इस मुल्क के और फिर जो ये है कि अभी इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है एनआईसीयूडी जो दिल के अस्पताल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने शुरू किए हैं। उनमें अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बहुत सहूलत भी है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप अताइयों से बचें और इससे अच्छा है कि आप उन डॉक्टर के पास जाएँ। एनआईसीयूडी के हर यूनिट खुले हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए हैं, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ। प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर के पा उस वहाँ पहुँच नहीं सकते या जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर ज़रूर होंगे। तो उनके पास चले जाएँ, एट लीस्ट आप अपने आप को डायग्नोज़ तो करवाएँ कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है।
आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि प्रॉपर बंदे के पास जाएं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं कि वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है। डॉक्टर साहब हम जो है आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपका इतना टाइम नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपसे कि आपने जो है डॉक्टर की फील्ड क्यों सिलेक्ट की? और डॉक्टर में अगर आपने एमबीबीएस किया है तो उसके बाद आपने कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बने आप? इसकी जो है इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें रीज़न कोई होता है, बंदे का एक शौक होता है। मुझे शुरू से अच्छा, ही शौक था डॉक्टर बनने का और ऐसी माशाल्लाह। फ़ील्ड चूज़ करने का जिसमें कोई इमरजेंसी हो, तो इमरजेंसी डील करके मुझे बड़ी खुशी भी होती है। यहाँ भी और शिदातपुर में जहाँ भी मैं अपनी इमरजेंसी डील करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से उनको जो है सेहत मिलती है और उनको खतरे से हम बाहर निकालते हैं अटैक वाले पेशेंट को। तो एक दिली सुकून मिलता है, एक ज़मीर मुतमईन होता है कि हम अपनी फ़ील्ड में हैं और अपनी फ़ील्ड से सच्चे हैं और किसी के काम आ सकते हैं। वो कहते हैं कि किसी एक इंसान को बचाया तो मतलब पूरी इंसानियत को बचाया आपने। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। कोशिश है कि लोगों के मतलब जितने भी काम आ सकें। वेरी गुड डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हम आपसे जो है इत्तेफ़ाक करते हैं कि आपने जो है बहुत सक्सेस पाई है। मुझे पर्सनली मैं आपको जानता हूँ कि आप जो है कितना जो पुअर बंदों के लिए काम करते हैं, कितने अवेयरनेस कैंप चलाते हैं आप और कितना बैकग्राउंडली काम करते हैं, फ्रंट पे नहीं आते, पीछे बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन ये सारी जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ सर। लेकिन सर आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके पूरे करियर में कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी चीज हो जो आपसे बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो रही हो और कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, लेकिन आप करना चाह रहे हो लेकिन कर ना पा रहे हो और टीम भी आपके साथ नहीं हो, ऐसी कभी कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है सर? देखिए, सिविल हॉस्पिटल में ऐसा अक्सर होता है हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट ही आते हैं और सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हमें, कंसल्टेंट भी हमें, स्वीपर भी हमें, डिस्पेंसर भी हमें, हर चीज़ हमें खुद को करनी पड़ती है। जितना हो सकता है कि हम अपने पेशेंट को सर्वाइवल की तरफ ले जाएँ, उसकी हेल्प करें, मगर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और बिल्कुल जो आपने पहले बात कही अताई वाली, वो बिल्कुल जो है लास्ट स्टेज में हमारे पास लेके आते हैं कि इनको सर अब पता नहीं क्या हो गया, बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। तो जिनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो चुकी होती है, उनको तो फिर हम रेफ़र ही करते हैं कि टर्शियरी केयर में चले जाएँ, वहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। बाकी कोशिश ये करते हैं जिनको एक्यूट अटैक हुआ है, अभी-अभी दिल का दौरा पड़ा है, उसको फर्स्ट एड दें, उसकी जो है सर्वाइवल रेट को बढ़ा दें और मोर्टेलिटी रेट उनका कम कर दें। ऐसी मेडिसिन होती है जो लाइफ सेविंग होती है, उनको हम देते हैं और वो अल्लाह के हुक्म से सर्वाइव भी करते हैं और सेफ़ली रेफ़र भी हो जाते हैं और टर्शियरी केयर में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी जो है मज़ीद जो है मैनेजमेंट होती है एंजियोग्राफ़ी, एंजियोप्लास्टी या बायपास के लिए हम भेज देते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने जो बताया सर। ये थोड़ा हमें डिटेल से बताएं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किसकी नालियां बंद हो जाती हैं, ये सर एंजियो बाईपास क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, इसके अलावा दूसरे भी जो टर्म्स हम बार बार सुनते हैं सर, आम आदमी को पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये जो है सारी चीज़ें जो है हम कैसे डील करेंगे। सर इनका थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं सर कि एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास की नौबत कब आती है सर? शुक्रिया सर। देखिए, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है मगर मैं ब्रीफली थोड़ा-थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिसको भी मतलब पहला अटैक हो जाता है और हमारे पास लेके आते हैं तो हम डायग्नोज़ कर देते हैं, दिल की पट्टी निकालते हैं जिसे हम ईसीजी बोलते हैं, तो उसमें हमें पता लग जाता है कि इनको अटैक हो चुका है। तो उनको फर्स्ट एड देके हम एनएसयूडी भेजते हैं, वहाँ एंजियोग्राफ़ी एंजियोग्राफ़ी का मतलब ये है कि एक वो तार डाल के हाथ से जो नस होती है उसमें डाल के हार्ट तक पहुँचते हैं। एंजियो का मतलब ये है कि नसों को नसों को एंजियो कहते हैं, ग्राफ़ी उसको देखना। तो नसों को देखते हैं कहाँ ब्लॉकेज है, उसी ब्लॉकेज को खोलना या उसमें स्टेंट लगाना उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जो अच्छा। भी नॉर्मल बंदा है उसकी जो है 1 या 2 होती बंद हैं नालियाँ तो उसको एंजियोप्लास्टी मतलब उसमें स्टेंट डाल देते हैं, उसको खोल देते हैं, उसको जो ब्लड का फ्लो है उसको रवाँ-दवाँ कर देते हैं, जैसे ब्लड वो सही चलना शुरू हो जाए। उसे बहुत अच्छा। कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अगर तीनों बंद है तो फिर वो एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर उसको करते हैं बाईपास। ये तीनों जो शरेयान खराब हो चुकी है उसको निकाल के फिर टाँग से वो एक शरेयान एक अल्लाह ताला ने एक एक्स्ट्रा दी हुई है वो निकाल के उसमें फिर रिप्लेस कर देते हैं। बाईपास रास्ता बना देते हैं खून ये जो खराब नालियाँ हैं इधर से नहीं जो एक बाईपास हम नया बनाते हैं उससे खून दिल तक पहुँचे। अच्छा, कि जो है हमारे अगर नालियाँ तीनों बंद हो जाती हैं तो हमारे पास बायोपास के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता सर? ऑप्शन मतलब एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं मगर इतनी वो सक्सेस रेट नहीं है। बेहतर ये होता है कि उनमें हम बायपास करें और जिनको भी शुगर होती है उनकी भी 2 नालियाँ अगर बंद है तो कोशिश ये करते हैं कि उनको
बाईपास की तरफ ले जाएं कि जैसे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। अच्छा सर, इसके अलावा हमने पहले एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि जैसे अताई डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को चलाते रहते हैं और प्रॉब्लम जो अगर हमारे हार्ट में होता है तो वो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है क्या उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या नहीं तो सर? बिल्कुल, मैंने पेशेंट। कहा कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे मैंने कहा सबसे पहले जो है गुर्दे खराब हो जाते हैं, उसके बाद फिर आँखें, फिर दिल का अटैक, फालिज, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अताई डॉक्टर क्या करते हैं कि वो इंजेक्शन लगा के उनको भेज देते हैं और वो पेशाब का इंजेक्शन लगाते हैं, पेशाब थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाएगा, प्रेशर थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, मगर वो आगे चल के ब्लड प्रेशर और बढ़ा देगा, वो जो पेशेंट के लिए बहुत ही नुकसान है। तो मैं अपने जो सुन रहे हैं, जो भी एशियन लोग हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, या तो खुद ही ज़ुबान के नीचे गोली रख देते हैं, या तो फिर वो अच्छा। इंजेक्शन पेशाब का टीका लगवा देते हैं, पेशाब आता है, बीपी कम रहता है। तो ये दोनों चीज़ों से आप तर्क रहें, इनसे दूर रहें। ना आपने ज़ुबान के नीचे गोली रखनी है और ना ही आपने पेशाब का टीका लगवाना है। उससे ये है कि आपको आर्ज़ी फ़ायदा तो हो जाएगा, मगर उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ख़राब है। आगे चल के आपको वो फ़ालिज करवा देगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि ना आप अपनी ज़ुबान के नीचे गोली रखें, ना ही पेशाब का टीका लगवाएँ। तो इससे अच्छा है आप किसी प्रॉपर अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएँ, वही आपको डायग्नोज़ करेगा, वही आपको दवाई देगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कि हम जो है स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो वो शॉर्ट टर्म के पीछे भागती हैं, जिसको हम बिल्कुल, उर्दू में जुगाड़ बोलते हैं कि जो है इससे जान छूट जाए, जो है पूरी ज़िंदगी जो है गोलियाँ नहीं खानी पड़े। यही सारी चीज़ें जो है हम करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो डॉक्टर की एडवाइस होती है हम उस पे जो है फ़ॉलो अप नहीं देते हैं। जब हम फ़ॉलो बिल्कुल, अप नहीं देते हैं, अपनी चलाते हैं या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको प्रॉपर जो है पता ही नहीं है, फिर वो क्या करता है कि हमारा टाइम वेस्ट करता है और हमें जो है मिसगाइड करता है। मिसगाइड बिल्कुल, करने से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो चीज़ जो है हमारी 10% नुकसान होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है मोर देन 50। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एंजियोप्लास्टी से जो है हम ब्लड की सर्कुलेशन चलाते हैं, एक एक्सटर्नल चीज़ लगा के उसमें स्टिंग लगा के, और बाईपास जो है हम जब लगाते हैं, जब हमारे पास जो है तीनों जो है वाल्व बंद हो जाते हैं, तो हमारे पास बाईपास की जो है सिचुएशन पैदा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़ी जो एक्सपर्टीज़ हैं, इतना बड़ा तजुर्बा आप रखते हैं, ये आपने जो है कहाँ से सीखा है डॉक्टर साहब? ठीक है, हम जब ये कोर्स करते हैं हार्ट का तो उसमें हमें सिखाते ही हैं और ये तो हमारा मतलब समझो डेली का काम ही है। तो पेशेंट से ये सारी इन्वेस्टिगेशन ये सारा असल में ये है कि जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ना वो हमें बहुत अच्छा काम देता है। जितना सीखे, जितना इंटरेस्ट ले वो उतना ज़्यादा सीखेगा। तो अच्छा। ट्रेनिंग हमें सिखाती है और ट्रेनिंग में ये सारा कुछ हम सीखते हैं। अच्छा, आप समझते हैं डॉक्टर साहब जो हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने पेशेंट के साथ, अपने काम के साथ ईमानदारी दिखाने की सर? सॉरी मैं सवाल नहीं सुन पाया। सर, हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं? लगन से, मेहनत से, प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं या इसमें हमें जो है बहुत अच्छा करने की जो है अभी भी गुंजाइश है? नहीं हमारे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी एनआईसीडी के यूनिट खुल रहे हैं वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और जो भी मैं आपको रवि भाई बात बताऊँ जो भी जितने भी डॉक्टर हैं दिल के वो अपने दिल से ही काम करते हैं मगर हमारे पास अच्छा। बर्डन इतना बर्डन है कि हमारे पास मैं आपको ये कहूँ कि 60 to 70% हमारे पास जो पेशेंट कार्डिक आते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनको दिल का दर्द नहीं भी होता फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं सर वो डॉक्टर को समझाते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है डॉक्टर ने बोल दिया भाई आपको दिल का दर्द नहीं है तो वो एक डॉक्टर के कहने पे मुतमिन नहीं होते बोला वो समझते हैं डॉक्टर साहब को शायद समझ में नहीं आया तो ऐसा नहीं है वो बेचारे वो इतने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि वो डॉक्टर को हर चीज समझाना चाहते हैं डॉक्टर ने आप फाइनल कर भी दिया कि भाई इनको जो है दिल का दर्द नहीं है आप ले जाएं फिर भी वो डॉक्टर समझाते रहते डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है तो वो मतलब इलाबोरेट करते रहते डॉक्टर को शायद कहीं से समझ में आ जाए ऐसा नहीं है डॉक्टर जितने भी दिल के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबको एक्सपर्टीज है कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट कोई खराब हो या मिसगाइड हो या मिसमैनेजमेंट हो तो इसको बर्डन नुकसान हो। इतना है हमारे पास इतना मिसमैनेज अपना बर्डन है कि हर पेशेंट को मतलब इतना टाइम नहीं दे सकते जितना वो पेशेंट चाहता है अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है, आपके कहने का मतलब जो मैं समझा हूँ सर, जो समझ पाया हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, पेशेंट ज़्यादा है,
और पेशेंट के जो है उनकी प्रॉपरली जो है काउंसलिंग नहीं होती है, इतना हमारे पास स्टाफ नहीं है, इतने टेक्नीशियन नहीं है, सारा काम जो है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को करना पड़ता है एज कम्पेयर टू दूसरे ममालिक में है, उनके सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप ऐसे बोलना चाहते हैं सर? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बर्डन बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास इतने वो नहीं है वसाइल कि हम उनको प्रॉपर वो कर सकें। मगर फिर भी सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा इक़दाम लिया है कि एनएसएडी खोला है। यहाँ प्रॉपर गाइड भी कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो रही है और जो है प्रॉपर जो एडवाइस, मेडिसिन सारी चीज़ें वहाँ मिल रही है। कोशिश तो कर रहे हैं, तो लोग भी ऐसे ही हैं कि फिर वो भागते हैं फिर अताइयों की तरफ और फिर वो या खुद ही सेल्फ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उससे फिर नुकसान होता है। जितना भी जिनसे हो रहा है डॉक्टर साहबान से वो उतना उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो है अपना कीमती टाइम दिया और हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताई। और ये प्रोग्राम करने का मतलब यही है कि लोगों में सुजागी आए। रिबॉन के प्लेटफॉर्म से आप आए थे सर, और हमारी जो है आपने रुकेश सर एक्सेप्ट की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा कि सर हमें जो है हमारी हुकूमत को, हमारे जो पेशेंट है या कोई भी है, तो उसको आप अपना एक प्रॉपर जो है जितना आपका एक्सपीरियंस है, एक आप प्रॉपर मैसेज दें सर के हमें जो है फायदा हो। सर हमारा मकसद ये है कि हमारे हुकूमत के भी सर जो है थोड़े कान खुलें और हमारे जो पेशेंट है सर वो भी प्रॉपरली जो है कुछ चीजें अचीव करें। हमारा सर मकसद यही है कि हम एक कॉरिडोर बनाएं, एक ब्रिज का काम करें, जो है लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। तो आपसे सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना एक मैसेज सर बताएं जो हमें बहुत सारा फायदा पहुंचा सर। थैंक यू सर। देखिए मेरे पेशेंट और आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें और अपनी आदत बनाएं, अपनी हैबिट बनाएं कि आधा घंटा डेली वॉक करें। और जिसको भी ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे है या वो 40 साल की उम्र से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है, तो अपना वो डाइट प्लान करें जिसे हम डैश डाइट बोलते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। क्योंकि उसमें वो आपने फ्रूट, सब्जियां और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, उससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी लाइफ़स्टाइल के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं यही कहूँगा आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी जो है अच्छे तरीके से मुआयना करवाएँ, वो ही आपको डायग्नोज़ करेगा, ना कि आप अपना खुद इलाज करें और फलाँ वो दवाई खा रहा तो मैंने भी वो दवाई खा ली, ऐसा मत करें। तो प्रॉपर आप डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर अपना चेकअप करवाएँ और वही आपको गाइड करेगा। और हुकूमत के लिए यही है कि बहुत अच्छा इक़दाम कर रही है और लोगों को सहूलत भी दे रही है, मगर लोगों को चाहिए कि उन हुकूमत से और वो जो जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी एनआईसीयू यूनिट खुले हुए हैं, उनसे ताउन करें और ये जो आजकल माहौल है झगड़े का और ये हाइपर होने का, तो उसमें थोड़ा-सा अवॉइड करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल अच्छा मैसेज दिया कि हम जो है कॉन्फ्लिक्ट में फँसे हुए हैं। एक्सक्यूज़ मी, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है हमारा हाइपर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अननेसेसरी जो हम बातें सोचते हैं, जिसको ओवरथिंकिंग बोलते हैं, वो जो है वजह बन रही है हाइपरटेंशन की। उन सब से अवॉइड करें और जो है अपनी डाइट को बैलेंस रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना जो थैंक यू है सर। कीमती जो है प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।